गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए आप लोग सब फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे महिंद्रा परिवार की तरफ से ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो। हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रोज़ा पढ़ के आते थे और रोज़ा पढ़ के मतलब नमाज पढ़ के आते थे। नमाज पढ़ के आने के बाद अपना रोज़ा खोलने के बाद हमारी क्लासेस अटेंड करते थे। ठीक है, तो आप सबको बहुत अप्रिसिएशन एंड आप सबको ऑल द बेस्ट और ईद मुबारक। ठीक है, चलिए तो आप लोग सब फटाफट रेडी हो जाइए और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टॉप 25 MCQs। ठीक, हमने सोचा थोड़ा सा लाइट चीज लेके रखे क्योंकि फेस्टिव सीजन है, तो आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा दे क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपका फेवरेट काम है और आप लोगों को बहुत पसंद है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? बताइए कौन करता होगा। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। और आज मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं, आज सारे सब्जेक्ट्स के मैं लेकर आई हूँ। देख, आपको साइंस भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा और हिस्ट्री भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है मैं सारे सब्जेक्ट्स के आज आप लोगों के लिए स्पेशल MCQs लेकर आई। ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, इसका आंसर पार्लियामेंट होगा। हमारी संसद ही डिसाइड करती है कि हमारे प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होगी, हमारे प्रधानमंत्री को कितने पर्क्स मिलने, उनको कितने अलाउंसेस मिलने। ठीक, चल नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ओपन बैलेट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन या नन ऑफ द अबव? बताइए किस तरीके का आपको प्रणाली दिखती है, चुनाव प्रणाली दिखती है जब भी आप प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के चुनावों को देखते हैं। प्रधानमंत्री तो नियुक्त होते हैं, हमारे पॉइंट होते हैं। बताइए, ओपन बैलेट सिस्टम, एकल हस्तांतरीकरण वाला वोट प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव या प्रयुक्त में से कोई भी नहीं। 5 सेकेंड्स आप लोग अपनी तरफ से फिर से काउंट कर सकते हैं इसमें। चलिए चेक करते हैं हम अपना आंसर। हमारा आंसर बी एग्जैक्टली सही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, 4 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हैं। ठीक है ना, अगर 4 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े, आपने सी को वोट दिया बट सी जो है वो नहीं बनने वाला, तो आपका वोट आप जिसको आपने सेकंड प्रेफरेंस में रखा, ठीक है ना, जिस भी बंदे को आपने सेकंड प्रेफरेंस में रखा है वो बंदा आपका वोट ले जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बंदा तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है, इसलिए सेकंड कैंडिडेट जो है उसको हम लोग कह सकते हैं। पर अगर हम लोग बात करें अमेरिका के प्रेसिडेंट की, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या है बताइए? बताइए, अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां पर, सॉरी हाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। इन दोनों पार्टी से एक एक कैंडिडेट खड़े होते हैं और वो कैंडिडेट के बीच में डिबेट होता है। डिबेट होने के बाद आप लोग उसमें से चुनते हैं कौन कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किया। अमेरिका में ऐसा ही होता है। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स जिनको हमने डायरेक्ट इलेक्ट किया वो जाते हैं और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करके आते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। फिर इसके बाद बात करते हैं हम, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी इलेक्टर्स आर नीडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट
फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट में आपको तो खूब पता, पर वाइस प्रेसिडेंट में भी पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन के लिए कितने मतदाताओं की आवश्यकता होती है? 10, 20, 30, 50? बताइए कितनों की आवश्यकता होती है? आपको क्या लगता है, 10, 20, 30 या 50? बिल्कुल सही आंसर, ध्यान रखिए 20। 20 इलेक्टर्स की हमको जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा इलेक्टर्स की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? मैंने अभी आपको बोला वो नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। देख, वहां पे इलेक्टेड आते हैं, बट लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। हमारे पास जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। तो बताइए, इनका अपॉइंटमेंट हो गया, अब इनको शपथ दिलानी कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंट, या आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या स्पीकर। ठीक है, बताइए। बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर बी बिल्कुल सही है आपका, प्रेसिडेंट। इस बात का ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट इनको साथ साथ इनके जो काउंसिल है उनको भी शपथ दिलाते हैं, ठीक, इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कैन रिवोक नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपातकाल को कौन रद्द कर सकता है? लगा कौन सकता है वो अलग है, अब हम पूछे रद्द कौन कर सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। बताइए। कौन है? बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेशनल इमरजेंसी को आपका प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन हटा सकता है? वही, कौन? प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, प्रेसिडेंट ही लगा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रीजंस गिवन फॉर प्रैक्टिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक सक्रियता के अभ्यास के लिए क्या कारण दिए गए? फेलियर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन, citizen to look up the judiciary for protection of rights, legislative vacuum, all of the above। बताइए क्या होगा? क्या लगता है आपको? विधायिका और कार्यपालिका की अपने कार्यों से निर्वहन में विफलता, नागरिक अपने अधिकारों की आपकी सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की ओर देखते, या आप कह सकते हो विधायी
वैक्यूम या उपर्युक्त में से सभी? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिए। ये क्वालिटी क्वेश्चन है, उसको सोच समझ के इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए आज जितने भी क्वेश्चन है बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, तभी हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। आंसर डी एग्जैक्टली सही है सब। देखिए क्या होता है जब आपको लगता है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्य को करने में असमर्थ है, देख फिर आप लोग हमेशा न्याय के लिए कहाँ देखते हैं, न्यायपालिका की तरफ देखते हैं, तो उसी से तो अपील कर सकते हैं, उसी से तो अपना दुख जाहिर कर सकते हैं, उसी से तो अपनी चीजों के बारे में बता सकते हैं। वो हो गया। फिर हो जाता है वैक्यूम, क्या हो गया, लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्रिएट, और फिर ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ग्रीन पैम्फलेट वॉज इशूड बाय महात्मा गांधी? बताइए वो कौन सी जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी ने ग्रीन पैम्फलेट इशू किया था? अभी तक आप लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी है पर ग्रीन पैम्फलेट के बारे में नहीं, तो ये बताइए कि ग्रीन पैम्फलेट क्या है, बताइए ग्रीन पैम्फलेट के बारे में। क्या चीज होती है ग्रीन पैम्फलेट में? महात्मा गांधी के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। राजकोट में इन्होंने ग्रीन पैम्फलेट लॉन्च किया था। अगर आप लोगों को ग्रीन पैम्फलेट के बारे में नहीं पता है तो आप लोग कंप्लीटली फ्री है मुझसे पूछने के लिए, बट आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा नीचे कमेंट्स। ठीक है, तो याद रखिए नीचे कमेंट्स में मेंशन करते रहिए कि आपको क्या चीज नहीं आती है। ये हम अश्योर करते हैं कि महिंद्रा की टीम आपके हर डाउट को क्लियर करने का काम करेंगी। ठीक है, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। ज्यादातर हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करें, जो टॉपिक्स जनरली आप लोगों को कोई पढ़ाता नहीं, तो वो टॉपिक्स हम कवर कराने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए वहीं पे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं हमारा इसका आंसर क्या है। डी, क्या है आंसर? डी। आपका मनमोहन घोष और दिबेंद्र टैगोर। मनमोहन घोष और दिबेंद्र टैगोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडियन मिरर 1861 में एडिट भी किया था और पब्लिश भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इस चीज का ध्यान रखिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट फ्लीट ऑफ डच रीच्ड इन इंडिया? भारत में डचों का पहला बड़ा वर्ष कौन सा था, बताइए। या वो कौन सा वर्ष है जिसमें डच आपके पहुंचे? 1498, 1510, 1550 या 1595? देखिए 1498 में तो पुर्तगाली आए थे वास्को डिगामा के थ्रू। ठीक है, वास्को डिगामा जमोरिन कैलिकट के पास पहुंचे थे, ये आप सबको पता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट। क्या होगा भाई? बिल्कुल सही आंसर डी, 1595 में, 1595 में आए थे। अच्छा आप लोगों को ईद है तो होमवर्क दें, चलिए छोटा सा ही होमवर्क है। ये बताइए कि डच ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की? डच ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की? ठीक, अब नेक्स्ट बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग द इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इमर्ज्ड एज एन ऑफशूट टू अनुसूलन समिति? बताइए।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में उभरा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय सम्यक संघ, होम रूल मूवमेंट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बताइए। कौन है? वेरी, देखिए ध्यान से, अनुसूलन समिति की बात हो रही है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के समय। तो कौन उसकी ऑफशूट? मतलब उससे ही निकला हुआ एक टुकड़ा। एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, गुड आंसर डी बिल्कुल सही, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। Which among the following viceroy was associated with Ilbert Bill controversy? निम्नलिखित में से कौन सा वाइसरॉय एल्बर्ट बिल विवाद के साथ जुड़ा? लॉर्ड कर्सन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। बताइए। देखिए एल्बर्ट बिल में क्या हुआ था, कहा गया था कि अगर कोई इंडियन जज है तो इंडियन जज भी ब्रिटिशर्स के केस को हैंडल करके उसे सजा दे सकते हैं। इस चीज को ब्रिटिशर्स ने अपनी बेइज्जती समझी, इसीलिए एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी बिल्कुल सही है, रिपन। देखिए रिपन बहुत लिबरल व्यक्ति थे, इनके ही समय में इनको क्या मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इनके समय पर बहुत ढंग से क्रमबद्ध तरीके से जनगणना भी हुई, फैक्ट्री एक्ट भी, है ना, 1881 वाला फैक्ट्री एक्ट। फिर बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स रॉबर्ट क्लाइव वॉज वन अमंग द प्रिजनर ऑफ द वॉर? निम्नलिखित में से किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव बंदी के रूप में थे? कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, या 7 years ऑफ वॉर, 7 साल का युद्ध? बताइए। 5 सेकेंड से आपके पास। इसके देखिए, रॉबर्ट क्लाइव इतना बड़ा आदमी जिसने बैटल ऑफ प्लासी जीता था, बंगाल को फतेह करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। तो बताइए। गुड। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ए एग्जैक्टली सही स्टूडेंट्स। रैली कर्नाटक युद्ध के समय में रॉबर्ट क्लाइव आपके प्रिजनर के रूप में रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। मैं बोल रही हूँ आज के क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने जनरली प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, मैं जानबूझ के आज स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेकर आई। ठीक, क्योंकि आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ। जब टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा हैवी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द मॉनसून रीजन इन इंडिया इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में मॉनसून का कारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होता है? CFC रिलीजेस, साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल, अल नीनो इफेक्ट, या रेन इन द हिमालयन रीजन? CFC रीजन है, ठीक है, रिलीज होना, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, अल नीनो का प्रभाव, या हिमालय क्षेत्र में बारिश? भारत में मॉनसून किस चीज से प्रभावित होती है? बताइए। 5 सेकेंड से आपको आंसर देना है इसका। एनालाइज करिए, देखिए, बताइए मुझे। गुड, वेरी गुड। आंसर सी अल नीनो बिल्कुल सही। अल नीनो और ला नीनो ये दोनों ऐसी चीज है जो इंडिया के मॉनसून को बहुत इफेक्ट करती है। क्या करती है? बहुत इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एनर्जी विच कम्स फ्रॉम फॉसिल? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की ऊर्जा है
जो आपकी जीवाश्म से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम, वुड, सोलर एनर्जी या टाइडल एनर्जी। बताइए कौन सी ऐसी आपकी एनर्जी है जो कि फॉसिल से मिलती है, आप लोग उसको फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हो। बताइए क्या होगा इसमें से? बिल्कुल सही आंसर है, एग्जैक्टली सही है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो हमारा फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है। चलिए, which among the following spread from सासाराम and रोहतास in western बिहार to छत्तीसगढ़ in राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन से पश्चिम बिहार से के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ? अरावली, विंध्याचल, धारवाड़ या आपका कुदप्पा सिस्टम? बताइए, कुदप्पा प्रणाली, धारवाड़, विंध्याचल, अरावली। अब बताइए कौन जाएगा? मैप दिमाग में रखिए और बताइए। चलिए देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या है। आंसर बी एग्जैक्टली सही है, विंध्याचल की पहाड़ियां, जो पूरा विंध्याचल रीजन है वह आपका बिहार राजस्थान वाले एरियाज को कवर कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is longitudinal difference between the eastern and western point of India? बताइए कितना लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट इंडिया में। अगर नहीं याद है तो ये आपको लॉन्गिट्यूड से याद है ना, कितने से कितने तक है, तो बस उससे माइनस करके देख लो, उससे माइनस करो। हम 5 सेकेंड्स दे रहे हैं आप लोगों को आंसर के लिए, माइनस करके चेक करने की कोशिश करिए। बिल्कुल आंसर में 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, नन ऑफ दी अबव। बताइए। गुड, आंसर भी एग्जैक्टली सही आपका, 30 डिग्री, 30 डिग्री का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद एटलीस्ट 3 फॉरेन कंट्रीज? कौन सी ऐसी आपकी स्टेट है जो कि 3 फॉरेन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करती है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बताइए। सिर्फ 5 सेकेंड से आप लोगों के पास आंसर दीजिए। फिर मैं बोल रही हूँ आज बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ। जब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो थोड़ा हेवी क्वेश्चन ला सकती हूँ, ठीक है। बीच बीच में हम टॉप 25 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहेंगे, इसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। टॉप 25 प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए आते रहेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, आराम से आते रहेंगे। क्लियर? चलिए आंसर डी एग्जैक्टली सही है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोलार गोल्ड फील्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ धारवाड़ सिस्टम? कोलार गोल्ड फील्ड आपके जो धारवाड़ रीजन पे पड़ता है वो आपकी कहाँ की श्रृंखला में पड़ा है? आपका कॉन्डोलाइट सीरीज, चैंपियन सीरीज, रियालो सीरीज या शिल्पी सीरीज? बताइए कहाँ पे पड़ रहा है?
गोल्ड फील्ड माइंस हैं, ध्यान रखिए। कर्नाटका साइड पे आपको क्या दिखता है? आंसर सी बिल्कुल सही है आपका, रियालो सीड्स। ठीक, चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस इन इंटरनेशनल रेट ऑफ क्रूड ऑयल? ईटेबल ऑयल्स, सीरियल्स, गोल्ड एंड सीरियल्स, या कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल? बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो क्रूड ऑयल के साथ, जिसका इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है आंसर सी आप लोगों का, गोल्ड एंड सिल्वर। हर दिन गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, हर दिन गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स यूजेस मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया? बताइए वो कौन सा सेक्टर है हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम आपकी वाणिज्यिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं? हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज या ट्रांसपोर्ट? बताइए कॉमर्शियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, कॉमर्शियल या वाणिज्यिक ऊर्जा? बताइए। जैसे कि जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनका 102 रुपये प्राइस बढ़ा है अभी, शादी ब्याह आ रही है ना, इसलिए 102 रुपये प्राइस कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स का बढ़ा। बताइए, और महंगा खाना। बिल्कुल सही आंसर सी, इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज है ये तो बड़े बड़े लेवल पर एनर्जीज को यूज करेंगे, बाकी सब तो छोटे लेवल पर ही यूज करती है, इंडस्ट्रीज में तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। चलिए, which among the following is the objective of methyl tetrabutyl ether mixing with petroleum? बताइए, रेज ऑक्टेन नंबर, एंटीऑक्सीडेंट स्टेबलाइजर, लीड, आपका स्कैवेंजर्स, या फ्यूल डाई? बताइए क्या होता है मिथाइल टेट्राब्यूटाइल ईथर, क्या होता है? बताइए। बिल्कुल सही आंसर ए आपका, रेजिंग ऑक्टेन नंबर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ ट्यूबलाइट ब्रेक्स अ क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज, निम्नलिखित में से कौन, आप बताइए। जब भी क्रैकिंग साउंड होता है तो क्या होता है? प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, pressure inside the lamp is more than the atmospheric pressure, the lamp is filled with reactive gases, the lamp is filled with mercury vapors। बताइए क्या होता है? चलिए चेक करते हैं। आंसर है एग्जैक्टली सही, जो लैम्प के अंदर प्रेशर है ना वो कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसकी वजह से वो क्रैकिंग साउंड आता है, बिल्कुल भट्टे से जो आवाज आती है वो। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग which among the following is involved in the movement of muscles? निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? मायोग्लोबिन, मायोसिन, म्यूसिन, नन ऑफ द अबव? बताइए। सोचिए, ये क्वेश्चन पहले भी थोड़ा इससे रिलेटेड कराया मैंने। बिल्कुल सही आपका, मायोसिन। वेरी गुड। चलिए, व्हाट इज अ परफेक्ट
व्हाट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी? पूरी तरीके से काला शरीर क्या है? अ बॉडी विच ऑब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस incident on it, a body which has zero coefficient of linear expansion, a body which has zero absorptive power, a body painted black on all sides. बताइए क्या होगी पूरी तरीके से काली बॉडी? बिल्कुल सही है, ए आंसर। अ बॉडी विच अब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन। एक बॉडी जो सारी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर सकती है उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट इन अ गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल में बाहरी परिपथ से धारा की दिशा क्या है? फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक, फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका? वेरी गुड, आंसर है एग्जैक्टली सही है। फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, ठीक है, कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव। अगर नहीं पता है बिल्कुल टेंशन मत करो, मुझे कमेंट करो मैम ये नहीं आता, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं भाई अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मुझे पहले से पता रहे तुम लोगों को क्या नहीं आता। मैं तो सिर्फ गेस करती हूँ ना तुम लोगों को क्या नहीं आता, ठीक। तो इसी तरीके से हम ध्यान रखते हैं। अब जैसे कल 4 तारीख है तो हम लोग 4 तारीख को क्लासिकल डांसेस पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्लासिकल एंड फोक डांसेस। क्लासिकल डांस के बारे में तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट फोक डांसेस बता दूंगी कौन कहाँ का। फिर उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, स्टेट वाइज राइम्स भी देख सकते हैं, अगर वो नहीं तो हम लोग रिवर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आप लोग कहें, ठीक। तो आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आप लोग बोलते हैं कि मैम आप क्वेश्चंस लेकर आया करिए, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं बीच बीच में जानबूझ के हफ्ते में 1 बार या कभी कभी 2 बार आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो लेकर आऊंगी, ठीक है। इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हाँ। बट साथ साथ हम 5 दिन टॉपिक भी तो पढ़ें, ठीक, वो भी तो क्लियर होता चले, है कि नहीं, इसका भी रिवीजन होता चलेगा। तो इसके लिए ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट एंड आप सबको ईद की बहुत सारी बधाइयां, सबको ईद मुबारक हो मेरी तरफ से भी और हमारी पूरी महिंद्रा टीम की तरफ से भी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, जय हिंद।